यस। तो ये 1.8 रिएक्शन के अंदर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करके, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करके ये हमारा जो कंपाउंड है दैट इज सिल्वर क्लोराइड, इसको ब्रेक करेंगे। ये बच्चों ऐसा कंपाउंड है जो बहुत लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो होगा क्या, अगर ये सिल्वर क्लोराइड जो है हम इसे धूप में रख देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज का मतलब टूट जाएगा, किसमें, सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग। ओके, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। आप जानते हैं जो सिल्वर होता है वो हमारा कैसे कलर का होता है, वो हमारा बच्चों ग्रे कलर का होता है, ध्यान रखना, सिल्वर इज ग्रे इन कलर, ठीक है। तो ये बात आप दोनों को ध्यान रखनी है, सिल्वर जो होता है हमारा ग्रे कलर का होता है। और ये कब बनेगा, जब हम ये हमारा AgCl जो कि हमारा सिल्वर क्लोराइड है, ये एक लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, इसे हम सनलाइट में रखेंगे तो ये हमारा ब्रेक होके टूट जाएगा। बाकी आप इसे बैलेंस तो आप जानते हैं कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक यूज है जो कि आपको ध्यान रखना है, वो ये कि ये जो रिएक्शन है बच्चों ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो रिएक्शन आप ऊपर देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड की या सिल्वर ब्रोमाइड की, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आप आज से करीब 30-40 साल पहले होती थी, जब डिजिटल चीजें नहीं थी। आजकल तो क्या स्नैप्स आप तुरंत एक झटके में खींच लेते फोटो, बट पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। और ये मीमांसा आपके वाला पॉइंट लिखा हुआ है, वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants, and reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction। तो आ रही है बात समझिए। तो ये सारी जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों ये हमारी एंडोथर्मिक होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अपने कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। तो मुझे बताएंगे कितना टाइम रहेगा मीटिंग में? मीटिंग का टाइम तो अभी शो नहीं हो रहा, वैसे 4:30 में तो अभी 23 मिनट है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों फटाफट। A solution of a substance X is used for white washing। अब ये व्हाइट वॉशिंग का जब भी नाम आता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहला किसका ख्याल आता है? क्विक लाइम का। क्या आपको भी आता है ऐसा ख्याल? मुझे लाइम में किसी का आता है, लाइम स्टोन होता है, हाइड्रोक्लो स्लेट होता है, क्विक होता है, इसमें डाउट होता देखो है, मुझे क्विक कंफ्यूजन लाइम का रहती क्यों आता है, मुझे क्विक लाइम का क्यों आता है ख्याल, क्योंकि बच्चों जो क्विक लाइम होता है वो हमारा सबसे इनिशियल सब्सटेंस होता है, सबसे स्टार्टिंग में जो हम सब्सटेंस लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो नेम द सब्सटेंस एक्स, तो बेटा सबसे पहले तो हमें जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं वो लेना पड़ता है कंपाउंड, और वो कंपाउंड क्या है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा मुझे? CaO। CaO, है ना। और यही को हम क्या भी कहते हैं, इसका एक और नाम है, मैं बताओ, मान्य आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है क्विक लाइम, आप देख सकते हैं, है ना। तो सर फिर स्लेट लाइम कौन सी होती है? स्लेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें एक्स जो पूछा है बच्चों वो एक्स क्या है, ये जो मैंने इधर लिखा उसका फॉर्मूला भी लिख दिया। और अब इसकी रिएक्शन लिखनी है, तो रिएक्शन तो आप बच्चों ऊपर से लिख सकते हो। रिएक्शन क्या थी, याद है किसी को? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या मिलता था हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये जो 2 है ना बच्चों, इसे इमेजिन कर लेना कि ये नीचे लगा हुआ है, इसको मुझे नीचे करना आता नहीं है, समझ गए ना आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, क्या नाम है, मान्य, उसी को ही हम कहते हैं सिलेक्ट लाइन। ओके, ठीक है। ओके। हम व्हाइट वॉशिंग में स्लेट लाइन यूज करते हैं या फिर क्विक लाइन? आप बताओ, आपको बताया था मैंने। आपने तो ये बताया था जब वो स्लेट लाइन को लगाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होके वो फिर कार्बोनेट बन जाता है, तो वो नहीं यूज होगा। लेकिन मैंने क्या कहा, सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड से हो रही है। कैल्शियम बाजार से क्या खरीद के लाते हो? सिलेक्ट लाइन खरीद लाते हो डायरेक्ट, या कैल्शियम नहीं, ऑक्साइड खरीदते हो? कैल्शियम ऑक्साइड। फिर उसे पानी में घोलते हो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, याद है, बड़ी सारी हीट निकलती है। फिर जो भी हमारा कंपाउंड बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम, ये कैसा कलर होता है, इसका कलर मुझे कोई बताएगा? सिलेक्ट लाइन का कैसा कलर होता है पानी में घुलने के बाद? कलरलेस। वेरी गुड। ये कलरलेस होता है, और इसी को हम दीवारों पे लगाते हैं, और दीवारों पे लगाने के बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या सब्सटेंस बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और वो कैल्शियम कार्बोनेट एक बढ़िया से फिनिश दे देते हैं दीवारों को, जिससे हमारी दीवारें चमक उठती हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये बात आप तो ये स्लेट लाइन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता मार्केट में? अरे मैंने उस दिन भी मेहमान से इस पे डिस्कशन हो चुकी है, तो हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे दोबारा। आपने मुझसे पूछा हुआ सवाल कि स्लेट लाइन क्यों नहीं लगा देते डायरेक्ट दीवारों पे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ स्लेट लाइन दीवार वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता डायरेक्ट? होता है अवेलेबल, बाजार में निकलना और खरीद लाना, मिल जाएगा आपको, बिल्कुल अवेलेबल होता है। लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपने डाउट पूछा क्यों? नहीं, तो आपने कहा ना स्टार्टिंग ऑक्साइड से होती है, तो अगर डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर कभी भी पहले के जमाने में सफेदी होती थी तो स्टार्टिंग कैल्शियम ऑक्साइड से होती थी। मार्केट में भले स्लेट लाइन मिल जाता, बट उसे खरीद के ऐसे डायरेक्ट पोता नहीं जाता। हम हमेशा ठीक। यही प्रोसीजर यूज करते हैं, दिस इज अ मेथड एक्चुअली। ठीक है। और दूसरी बात इसकी, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं मान से इसी बात पे, कि ये जो स्लेट लाइम होता है ना, इसे हम फ्रेशली प्रिपेयर करके रखते हैं। अगर मान लो पहले से बंद होगा ना शीशियों के अंदर, तो क्या होगा, बासा हो जाता है। बासा इन द सेंस, अगर ये पुराना हो जाएगा ना, तो हो सकता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर चुका होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही प्रेजेंट है। तो आप इसे जितना मर्जी स्टोर करके रख लो, कहीं ना कहीं ये स्टेल हो जाता है। इसलिए इसे फ्रेशली प्रिपेयर यूज करना रिकमेंडेड होता है। ओके, हाँ जी। ये बात समझ आ रही है? फ्रेशली प्रिपेयर क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्लेट लाइम है बच्चों, ये स्लेट लाइम जो आप देख रहे हो, एक तो ये तंग कर रहा है, पता नहीं क्या है, ये सिलेक्ट नहीं होती चीजें। हाँ, छोड़ो। तो ये जो स्लेट लाइन देख रहे हो, जिसपे एरो में घुमा रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ जी। जो फ्रेशली प्रिपेयर करना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर करने का मतलब होता है कि जब इसका इस्तेमाल हो तभी इसे बनाओ। अदरवाइज अगर पहले से बना के रख दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट की पहले से इससे रिएक्ट कर जाएगी और ये बासा हो जाएगा और ये इनइफेक्टिव होगा फिर। सो दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू ऑलवेज बाय कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन कन्वर्ट इट टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेट लाइम। और फिर उसका जो एक्वा सॉल्यूशन बनेगा उसे हम दीवारों पे लगा देंगे। ठीक है ना? हाँ जी। वेरी गुड। तो ये बात में आई बिलीव कोई डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में? नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो।
फटाफट, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity number 1.7 is double the amount of gas collected in the other? तो देखो इस बात को आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले वो जो रिएक्शन थी ना अपनी, वो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो मैं रिएक्शन ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोटपैड प्लस प्लस एक मेरे पास टूल है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्ट आई के लिए मैं दे पाऊंगा। हाँ, यहाँ पे अब मैं सब्सक्रिप्ट शायद दे पाऊं। ये फॉर्मेटिंग टूल मुझे अभी मिल नहीं रहा। चलो कोई नहीं, एक टूल ढूंढते हैं। वर्ड पैड नहीं, क्या क्या खुल रही हैं चीजें ये। हे भगवान, एक काम करो बच्चों, इसे बैलेंस करके बताओ मुझे फटाफट। इसे बैलेंस करो जब तक मैं ढूंढता हूँ ये सब्सक्रिप्ट में कैसे लिखी जा सकती हैं चीजें। अरे वाह, कुछ तो मिला ऐसे। हो गई बैलेंस। अरे वाह, मुझे भी मिल गया। मैं ढूंढ रहा था टूल है क्या था। हाँ, आप देख रहे हो तो बैलेंस अगर इस तरह से हुई होगी आपकी, जहां तक मैं देख कर सकता हूँ बैलेंस यही हुई बैलेंस। हाँ जी। तो अगर आप बच्चों इधर ध्यान दें तो ऑक्सीजन जो निकलेगी, अगर मान लो ऑक्सीजन हमारी निकल रही है 1 ml, अगर ऑक्सीजन हमारी निकल रही है बच्चों 1 ml, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारी हाइड्रोजन हमारी कितनी निकलेगी, 2 ml निकलेगी नहीं निकलेगी? हाँ जी। क्यों 2 ml निकलेगी बता सकते हो? क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो जितनी ऑक्सीजन निकलेगी ना उसकी दुगनी हाइड्रोजन निकलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन में आगे 2 लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन 1 ml निकलेगी तो हाइड्रोजन 2 ml, ऑक्सीजन 2 ml निकलेगी तो हाइड्रोजन 4 ml। मतलब जितना भी ऑक्सीजन निकलेगा उसका दुगना वॉल्यूम हाइड्रोजन का होगा। क्योंकि अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंसिंग में हमें एक्यूरेट क्वांटिटी का पता चलता है। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है बैलेंस कर क्यों रहे हैं बच्चों। बैलेंसिंग से हमें, आप कह सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराते हैं, और उससे हमें एक्चुअल पिक्चर समझ आती है कि हमारे प्रोडक्ट किस रेशियो में निकलेंगे। तो इससे हमें पता चला जितनी ऑक्सीजन निकल रही है उसका ट्वाइस हाइड्रोजन निकलेगी। ओके, हाँ जी।
चलिए, कोई डाउट किसी को? नहीं। तो इसका जवाब आपको मिल गया। जो आपसे पूछा था कि कौन सी गैस ट्वाइस मिलेगी, तो ट्वाइस गैस कौन सी मिलती है बच्चों? हाइड्रोजन। तो नेम दिस गैस हाइड्रोजन। ठीक है ना? हम इसमें रीजन क्या स्टेट करेंगे, मतलब एक्सप्लेन? रीजन आप दे सकते हो कि वाटर के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखो मीमांसा और मान्या, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम वाटर का फॉर्मूला देखें, क्या फॉर्मूला होता है वाटर का? H2O। इसके अंदर भी तो आप देखो तो हाइड्रोजन दुगनी है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के दो हैं। तो आप कह सकते हो कि वाटर के अंदर पहले से ही हाइड्रोजन दो प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जब हम उसे डिकम्पोज करेंगे तो भी तो हमें हाइड्रोजन दुगनी मिलेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है। बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी कितना टाइम रह गया बता सकते हो मीटिंग खत्म होने में? अभी भी नहीं दिख रहा, अभी नहीं आया। कोई बात नहीं, अच्छा फिर तो 10 अब आ जाओ। मिनट। अब 10 मिनट बचे। हाँ चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मुझे जब भी मतलब टॉपिक में पढ़ाता हूँ तो मुझे एक बात याद आती है। स्कूल में होते हैं ना कुछ बच्चे जो थोड़े से गुंडे टाइप होते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं थोड़े बड़े मासूम से शरीफ से होते हैं, हैं? हाँ जी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना कुछ कुछ उससे रिलेटेड है। कैसे? ध्यान से समझते हैं। ये मान लो बच्चों कि जो आयरन है ना, हमारा आयरन नेल, ये हमारा है थोड़ा गुंडा, और बेचारा गोपर जो है वो बड़ा शरीफ सा है। गोपर क्या है? थोड़ा सा बच्चा टाइप जो डरता है, और आयरन नेल है थोड़ा सा गुंडा टाइप। तो ये दोनों है मेटल, बट कॉपर थोड़ा हल्का मेटल है, लेस रिएक्टिव, और आयरन है थोड़ा हाई रिएक्टिव मेटल। अब होता क्या है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने लिया कॉपर का सॉल्ट, और कॉपर का कौन सा सॉल्ट लिया बच्चों? कॉपर का कौन सा सॉल्ट लिया हमने? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो हमने कौन सा सॉल्ट लिया कॉपर का? कॉपर सल्फेट। तो हमने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर भर लिया कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? ये वाला याद है? C2SO4। हाँ जी। अब इसके सॉल्यूशन के अंदर जो कि एक्वा सॉल्यूशन वाले से पानी में घोला हुआ है, और मैं आपको बता दूं इसका कलर क्या होता है। इसका कलर होता है ब्लू। क्या होता है? ब्लू। तो हम जब आयरन का टुकड़ा कोई भी, जैसे आयरन नेल हो गया, कुछ हो गया ऐसा, आयरन नेल डाल दिया, तो आयरन का टुकड़ा जब हम इस कॉपर सल्फेट में डालेंगे ना बच्चों, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? आयरन, मैंने कहा था ना हाई रिएक्टिव होता है थोड़ा गुंडा टाइप, वो क्या करेगा? आयरन जो है कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। कॉपर जो है उसको उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाएगा आयरन। तो क्या बन जाएगा? FeSO4, और कॉपर को अलग कर देगा। मतलब कॉपर की जगह पे खुद आ गया और कॉपर को अलग कर दिया। सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब इंग्लिश में पता है क्या होता है? किसी चीज को हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाना। दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं? आयरन आया, आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही कदम रखा, उसने क्या किया? कॉपर को उसकी जगह से हटाया, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल है, और खुद उसकी जगह पे बैठ गया, और कॉपर बेचारा अलग हो गया, शरीर सा था ना, लेस रिएक्टिव था। तो ये स्कूल में भी होता है। जब मैं छोटा था तो क्या होता था, मैं थोड़ा शरीफ सा बच्चा था, तो होते क्या थे, जो क्लास के गुंडे वगैरह बच्चे होते थे, और एक मनपसंद बेंच होती थी बीच में, ना आगे ना पीछे। आगे होता था तो मैडम थोड़ा ज्यादा डांटती थी, नोटिस में आ जाते थे। पीछे होते थे तो भी ज्यादा डांटती थी। तो बीच वाले जो बेंच होते थे ना, सबसे सेफ बेंच माने जाते थे, जिन पे डांट नहीं पड़ती थी, ज्यादा ध्यान नहीं जाता था मैडम का, क्योंकि बैक बेंचर्स पे भी ध्यान देती है और जो फ्रंट पे बैठते थे उन पे भी। तो बीच में बैठने की सब में लड़ाई रहती थी, और मैं जैसे जब भी जल्दी आके बीच में बैठ जाता था तो मुझे हटा देते थे जबरदस्ती।
कहीं और बैठ, तो फिर मुझे आगे बैठना पड़ता था, जहाँ सबसे पीछे बैठना पड़ता था। समझ रहे हो? तो ये वही मेरा हाल जो था स्कूल में, वो कॉपर जैसा था। मैं पहले आ जाता था, फिर भी मुझे अपनी सीट से हटा दिया जाता था, और खुद मेरी सीट पे बैठ जाते थे लोग, जैसे आयरन इधर बैठ गया। समझ गए? हाँ जी। चलो, वेरी गुड। और ये जो मैं कहानियां सुना रहा हूँ ना, ये हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये जस्ट आपको याद रखने के लिए, चीजें आपको याद रहेंगी ना, इसीलिए सुना देता हूँ मैं। और अब मैं आपको इनके कलर बता दूं, तो बच्चों इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लू, हम पढ़ चुके हैं अभी। इसका तो कलर जो क्या होता इसका कलर है? बोलो, क्या डाउट है? इसका कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि ये एक्वस फॉर्म है। नहीं, हाँ, एक्वस फॉर्म है इसलिए। देखो, एक्वस फॉर्म में कुछ ना कुछ कलर तो आएगा, चाहे कलरलेस ही क्यों ना हो, ठीक है ना? लेकिन ब्लू इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर है, ऐसा नहीं है कि ये एक्वस फॉर्म में इसलिए ब्लू है। ब्लू इसका है, बस कलर नेचर ने डिसाइड किया है। और FeSO4 का कलर तो हम जानते हैं बच्चों, क्या होता है? फेरस सल्फेट, ये पढ़ा हुआ लग रहा है कहीं कहीं, इसका डिकम्पोजिशन भी किया था पीछे। इसका कलर होता है बच्चों ग्रीन। क्या कलर होता है? ग्रीन। याद आया? तो बच्चों इसका कलर हुआ ग्रीन, और इसका कलर होता है ब्लू, ध्यान रखना। और देखो, ये जो आयरन नेल था, साबुत था, I mean, अभी भी साबुत ही है, लेकिन मतलब पहले उसका कलर देखो कैसा था, जैसा आयरन का कलर होता है। लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो ब्राउन कलर का हो गया। ब्राउन कलर का क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि उसके ऊपर वो कॉपर जमना शुरू हो गया। जो कॉपर यहाँ से निकल रहा है ना, ये वाला जो कॉपर है, ये इस नेल के ऊपर जाके जम गया, ठीक है ना? तो इस वजह से ये ब्राउन कलर का हो गया। अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे रब करना शुरू कर दोगे ना, तो ब्राउन कलर हट जाएगा और वापस से ऐसा दिखने लगेगा आपको, और सारा जो कॉपर है ना, वो आपके हाथ पे चिपक जाएगा अगर आप इसे रब करोगे तो, क्योंकि जो कॉपर निकला है ना, वो आयरन के ऊपर ही चढ़ जाता है। तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखना है चीजें। अब ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी तरह की होती है बच्चों, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी ये होती है जिंक के साथ। अब जिंक भी क्या है, बड़ा शरारती है, बड़ा गुंडा टाइप है। वो भी कॉपर को हटा देता है उसके सॉल्यूशन में से, खुद उसकी जगह पे आ जाता है। सेम कहानी लेड के साथ है। लेड भी क्या करता है, कॉपर जो हमारा क्लोराइड है ना, लेड भी क्या करता है, जो कॉपर क्लोराइड है उसको उसकी जगह से हटाएगा, कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को हटाएगा, खुद लेड क्लोराइड बना लेगा, और कॉपर अलग रह जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? लास्ट वाला फिर से बताना जो अभी अपने लास्ट में बोला। ये लेड जो है, ये लेड भी बच्चों हाई रिएक्टिव मेटल है, और ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा, खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, और क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड, और साथ में कॉपर भी, कॉपर अलग निकल जाएगा। ठीक है। तो ये जो मेटल्स है उसे मेटल्स को ही वो करते हैं ना डिस्प्लेस। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात यही है कि एक हाई रिएक्टिव मेटल दूसरे मेटल के, आप कह सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसे डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हाई रिएक्टिव मेटल है, उसने लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये हाई रिएक्टिव मेटल था, ये लो रिएक्टिव मेटल है। मेटल का एक्चुअली सॉल्ट है, क्योंकि जब भी CuCl2 CuSO4 होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो ये क्या करेगा, लेड उसके दूसरे मेटल के जो कि लो रिएक्टिव है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस करके खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, और वो बेचारा जो लो रिएक्टिव मेटल है वो अलग हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कॉपर की हालत यहाँ पे। ऐसा नॉन मेटल्स के साथ होता है क्या? नहीं,
नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है। नहीं। नॉन मेटल वाला पॉइंट एक बार मुझे देखना पड़ेगा। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है बच्चों। आज की क्लास वैसे हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक।